दोस्तों, आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। और हम जो इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू डेवलप करना चाह रहा था कि किस तरीके से आपको पढ़ते टाइम कौन कि देशों के जो रिलेशन पढ़ते हैं भारत की फॉरेन पॉलिसी और आईआर के अंतर्गत, उनमें किन किन मुद्दों पर हमको फोकस करना होता है और किस तरीके से उनको पढ़ा जाता है। उसी संदर्भ में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट किए थे, जिसके अंतर्गत हमने अमेरिका के एक देश अमेरिका को लेकर के मैं आपको बताना चाह रहा था कि किस तरीके से रिलेशन है उनको पढ़ सकते हैं, किस तरीके से उनको समझ सकते हैं और किस तरीके से अच्छी तरीके से आंसर दे सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो GS 2 के अंतर्गत अगर हम देखें तो 4 क्वेश्चन है वो आईआर के आते हैं और GS 2 का ही ये पार्ट है जो 4 क्वेश्चन आपको अच्छे मार्क्स दिलाते हैं। इससे आपकी GS 2 में जो नंबर है उसको अच्छे आ सकते हैं। GS 2 में हालांकि कई लोगों का ऐसा मानना है कि नंबर आना बहुत टेढ़ी ही होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती है, विश्लेषणात्मक चीज़ें होती हैं, लेकिन उन्हीं विश्लेषणों के आधार पर हम आईआर के क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो जो मैं आपको कल पढ़ा था कि बेसिक चीज़ें कि जब भी आपको कुछ दो देशों के बीच में रिलेशन पढ़ना है, दो देशों के बीच में अगर मुझे रिलेशन पढ़ना है, दो देशों के बीच में संबंध पढ़ना है, तो देखो एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा। जैसे मैंने उदाहरण दिया था इंडिया और हम USA के रिलेशन है उनको पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात यह है कि इनका बैकग्राउंड देखो, बैकग्राउंड देखो। बैकग्राउंड क्या था कि शीत युद्ध दौर में, जो शीत युद्ध का काल था, उसमें क्या रिलेशन थे, ठीक है ना। और शीत युद्ध काल है, सो शीत युद्ध के बाद का काल है, इसको तो कहते हैं हम कोल्ड वार। कोल्ड वार का इसको बोलते हैं कोल्ड वार वर्ल्ड ऑर्डर। उस टाइम विश्व का जो व्यवस्था थी वो कोल्ड वार पर आधारित थी, और इसको बोलते हैं पोस्ट कोल्ड वार। तो पोस्ट कोल्ड वार जो 1991 में जब रिलेशन मतलब USSR का विघटन हुआ और कोल्ड वार की स्थिति समाप्त हो गई। कोल्ड वार आपको पता है एक तरह से वैचारिक युद्ध था, मतलब युद्ध जैसी स्थितियाँ, लेकिन युद्ध की तरह डायरेक्ट युद्ध ना होकर के इनडायरेक्ट रूप से एक देश दूसरे देश के प्रति एक तरह से प्रतिस्पर्धा होती है। इसमें एक दूसरे से अपने आप को सर्वोच्चता स्थापित करते हैं, और जो मन में जो कड़वाहट वो बनी रहती है और वो विभिन्न विचारों के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से दिखती है, लेकिन युद्ध की अभिव्यक्ति उसमें नहीं होती, लेकिन युद्ध जैसी संभावनाएं बनी रहती है। कोल्ड वार की स्थिति वो होती है। तो 1991 के कोल्ड वार के बाद हमारे इंडिया के रिलेशन किस तरीके से कन्वर्ट हुए, क्या रीजन थे, ध्यान रखना हर चीज़ की अपना रीजन होता है। और आपको सबसे बेस्ट चीज़ ये कि रीजन देखना है कि कोल्ड वार के टाइम इंडिया और USA के जो रिलेशन थे वो कैसे थे, वो मैंने आपको बताया था, और उनके रीज़न क्या थे। अगर उनमें कड़वाहट थी या अच्छे नहीं थे तो उनके रीज़न क्या थे वो भी मैंने आपको डिस्कस किए थे कल। इसके अलावा पोस्ट कोल्ड वार के बाद क्या सिचुएशन इंडिया की बदली, इंडिया की क्या स्थिति थी। ध्यान रखना रिलेशन हमेशा इंटरनेशनल, रीजनल और डोमेस्टिक इन आधारों पर बनते हैं। हमारी डोमेस्टिक सिचुएशन क्या थी, तो 1991 में मैंने आपको बताई दिया कि हमारी डोमेस्टिक घरेलू जो सिचुएशन है वो क्या थी, कि हम आर्थिक संकट से गुजर रहे थे। यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के मंडल आयोग को लेकर के या बाबरी मस्जिद को लेकर के आंतरिक डिस्प्यूट हो रहे थे। हमारे यहाँ पहली बार जो गठबंधन की सरकारें बनी, इसलिए राजनीतिक स्थिरता की स्थिति नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा खराब स्थिति थी। उस दौरान हमारी जो विदेश नीति है ज़्यादा मजबूत नहीं हो सकती। हम मजबूरी में किसी से रिलेशन बनाएंगे और दूसरे देश से रिलेशन बनाना हमारी क्या हो जाएगी, ज़रूरत हो जाएगी। और उसी आधार पर हमने ज़रूरत के आधार पर USA के साथ हमने संबंध बढ़ाए, जिनका आधार था आर्थिक कूटनीति, कि हम पहले अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, क्योंकि दुनिया की सारी बड़ी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट हैं उन पे USA का प्रभाव था उस टाइम। तो इसीलिए हमने USA के साथ गए और फिर उस USA की सहायता से इसके बाद दोनों में रिलेशन आते हैं, और 2000 के बाद रिलेशन एक दूसरे के बहुत पॉजिटिव वे में जाते हैं। उसका रीज़न क्या था वो भी मैंने आपको डिस्कस किया था। सबसे मेन रीज़न तो एक ही था कि चीन का उदय हो रहा था, और चीन अमेरिका की पिछले जो उसकी सुपरमेसी का जो सुपरमेसी बनी हुई थी वर्ल्ड लेवल पर, उसको चुनौती दी जा रही थी चीन के द्वारा, और आज भी चीन उसको चुनौती दे रहा है। चाहे आप देख सकते हो इकोनॉमिक रूप से चीन बहुत बड़ी चुनौती USA को प्रस्तुत कर रहा है, या अगर देखें तो स्ट्रेटेजिक रूप से भी चीन का धीरे धीरे अब जमावड़ा बढ़ रहा है। हालांकि USA बहुत आगे स्ट्रेटेजिक रूप से,
ठीक है ना। तो स्ट्रेटेजिक रूप से यूएसए बहुत आगे, लेकिन फिर भी चीन की अब सुपरमेसी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। चीन अब बहुत तेज गति से ग्रोथ भी कर रहा है और यूएसए को चुनौती मिल रही है। अब रीजन था कि इन स्थितियों के मद्देनजर यूएसए को मजबूरी हो गई कि उसे भारत के साथ संबंध बनाए। तो हर देश, मैंने आपको बताया था कि दो देशों के बीच में जो संबंध तभी बनेंगे, सहयोग तभी होगा तब उनके हित समान होंगे, समान राष्ट्रीय हित होंगे तो सहयोग होगा। और मैंने बता दिया कि इसके बाद समान राष्ट्रीय हित क्या था, कि इंडिया का हित क्या था इसमें, कि इंडिया चाहता था कि वो ग्रोथ, मतलब उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना है, इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, तो एफडीआई चाहिए, निवेश, ठीक है ना। और यूएस, और दूसरी बात चीन, देखो चीन का इमर्ज होना, क्योंकि चीन जिस तरीके से आक्रामक रूप से इमर्ज हुआ है, जैसे डिस्प्यूट है हमारे साथ, चीन के साथ हमारा डिस्प्यूट रहा है, सीमा विवाद डिस्प्यूट बना हुआ है, और चीन हमेशा हमें नुकसान पहुंचाता रहा है, हमें नीचा करता रहा है। उसी आधार पर अगर चीन को हमें बैलेंस करना है तो हमें यूएसए का साथ लेना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले हमें साथ देता था रसिया, लेकिन चूंकि वर्तमान समय में रसिया चाइना के ज़्यादा नज़दीक चला गया है, तो जो उसका दोस्त है हो सकता, हालांकि हमारा भी अच्छा दोस्त है रसिया, लेकिन चूंकि रसिया के हित चाइना के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो इसलिए रसिया चाइना के भी नज़दीक चला गया है। और रसिया और चाइना के बीच में बढ़ती हुई नज़दीकी, रसिया चाइना और पाक के बीच में बढ़ती हुई नज़दीकी हमारी मजबूरी हो गई है कि हमें उसको बैलेंस करने के लिए यूएसए के साथ संबंध आगे बढ़ाने चाहिए। और दूसरी ओर यूएसए की इसलिए मजबूरी हो गई क्योंकि वो चीन को भारत में संतुलित करना चाहता था, भारत के माध्यम से दक्षिणी एशिया में या एशिया में भारत की भूमिका को बढ़ा करके चीन को संतुलित करना उसकी जिम्मेदारी, उसकी मजबूरी हो गई। इसलिए दोनों के हित समान हुए, इसलिए दोनों में सहयोग बढ़ता चला गया, ठीक है ना। तो मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि आप जो देशों के बीच में अगर संबंध पढ़ो तो उनमें देखना बैकग्राउंड बनता है, और यही आपका कॉन्सेप्ट होता है। बस करंट क्या होगी, करंट इसमें होगी कोई फैक्ट है कि हाँ हाल ही में भारत और यूएसए में क्या घटना घटित हुई, हाल ही में भारत जापान के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ, उसको हम फैक्ट के रूप में डाल देते हैं कि देखो दोनों में सहयोग हुआ है, क्योंकि दोनों के बीच में अभी व्यापार पर एग्रीमेंट हुआ है, दोनों के बीच में अभी निवेश पर एग्रीमेंट हुआ है, दोनों अभी सामरिक समझौता हुआ है। तो ये इस बात का है कि दोनों के बीच में सहयोग बढ़ रहा है। तो जो करंट की सिचुएशन घटित होती है उसको आप फैक्ट या एग्जाम्पल के रूप में यूज करते हैं, लेकिन ध्यान रखना आपका कॉन्सेप्ट ही सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। क्योंकि आखिर क्यों अमेरिका हमारे पास आ रहा है, आखिर हम क्यों अमेरिका के पास जा रहे हैं, क्या है ऐसा, क्यों दो देश एक दूसरे के बहुत ज़्यादा, जो कभी शीत युद्ध के काल के दौरान बहुत दूरियों में थे, एक दूसरे के मतलब एक तरह से बहुत खराब संबंधों में थे, वो आज क्यों इतने गहराई के साथ संबंधों में आ रहे हैं। तो इसका रीज़न है कि दोनों के राष्ट्रीय हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब हम सहयोग की बात करेंगे, यहाँ तक मैंने आपको बताया था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं आपको आईआर डिटेल से पढ़ाने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ, इतना आपके पास भी टाइम नहीं होगा। मैं जस्ट, और दूसरी बात मैं जस्ट इसके माध्यम से आपको एक हिंट देना चाहता हूँ कि जब भी आप नोट्स बनाओ, तो जब भी आप पढ़ो आईआर को, तो किस बेस से पढ़ना है थोड़ा सोच के, क्योंकि यूपीएससी यूपीपीसीएस है वो आपकी थोड़ी विश्लेषण क्षमता को मापती है। तो उस विश्लेषण क्षमता के आधार पर ज़रूरी है कि आपको इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। जैसे अब हम पढ़ रहे थे तो पहले सहयोग की बात करते हैं। ध्यान रखना, कभी भी ऐसा नहीं कि दो देशों में सहयोग होगा तो संघर्ष नहीं होगा, संघर्ष तो होगा, क्योंकि सहयोग कहाँ होगा। अब देखो कीवर्ड होंगे, सहयोग जहाँ समान राष्ट्रीय हित होंगे, सहयोग कहाँ होगा, समान राष्ट्रीय हित होंगे, वहाँ सहयोग होगा। अंतर निर्भरता बढ़ेगी एक दूसरे पे, तब सहयोग होगा। अब समान राष्ट्रीय हित मैंने बताई दी, अगर चीन को संतुलित करना भारत के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना यूएसए के लिए इंपॉर्टेंट है। अंतर निर्भरता कैसे, भारत को चाहिए निवेश, तकनीकी सहयोग, ठीक है, भारत को चाहिए तकनीकी, तो अमेरिका को चाहिए बाजार, तो अमेरिका को बाजार चाहिए तो इसको भारत के साथ संबंध बनाने पड़ेंगे। तो भारत अमेरिका के लिए बाजार है, लेबर है, जहाँ पर सस्ता लेबर दिया जाता है भारत में वो है, तो अमेरिका को भारत के रूप से, इसलिए भारत अमेरिका एक दूसरे इंडिपेंडेंस हो गए, जरूरी हो गए एक दूसरे के लिए। अंतर निर्भरता होगी तब दोनों में सहयोग बढ़ेंगे। फिर समान मूल्य होंगे, अमेरिका का क्या मूल्य है, लोकतंत्र, तो भारत का भी मूल्य क्या है, लोकतंत्र। जहां अमेरिका दुनिया का सबसे ओल्डर डेमोक्रेसी है, वहाँ इंडिया दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो दोनों के मूल्य समान है, तो डेफिनेटली कि दोनों में सहयोग बढ़ेगा। इसलिए अमेरिका और भारत के संबंध हैं दोनों के, और सबसे बड़ी बात तो इम्पोर्टेंट ये होता है राष्ट्रीय, और दोनों के राष्ट्रीय एक दूसरे से जुड़ गए हैं, इसलिए दोनों में सहयोग बढ़ रहा है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से सहयोग बढ़ा है। तो सबसे पहले देखते हैं हम राजनीतिक सहयोग कैसे बढ़ा है। तो राजनीतिक सहयोग में देखो,
यानी कि राजनीतिक सहयोग में देखो हम देखते हैं कि अमेरिका के द्वारा भारत को जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है उनमें सहयोग पर बल दिया गया। अमेरिका आज UNSC यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें जो पूर्ण सदस्य होते हैं, आपको पता है 5 पूर्ण सदस्य वर्तमान में और 10 अस्थायी सदस्य। तो जो स्थायी सदस्य है उनके रूप में भारत का समर्थन किया अमेरिका ने। अमेरिका ने बताया कि भारत चूँकि एक विश्वसनीय डेमोक्रेसी है, बड़ा देश है, तो भारत को भी UNSC में शामिल होना चाहिए, क्योंकि UNSC पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करती है। तो भारत एक बड़ी जनसंख्या वाला देश है, तो डेफिनेटली कि भारत को उसमें शामिल होना चाहिए। तो UNSC में भारत की सदस्यता का समर्थन, ये दोनों में सहयोग बढ़ा है राजनीतिक रूप से। UNSC में पहली बार मतलब 2010 में जब बराक ओबामा हमारे यहाँ आए थे तभी उन्होंने समर्थन किया कि भारत है वो अमेरिका को, मतलब अमेरिका भारत को UNSC की स्थायी सदस्यता का पूर्ण समर्थन करता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम देखें तो NSG जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है उसमें भी USA ने बोला है कि भारत को इसकी सदस्यता दी जानी चाहिए, यानी भारत को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। ये राजनीतिक सहयोग है। फिर लोकतांत्रिक मूल्यों पर दोनों में सहयोग है, क्योंकि दोनों लोकतंत्र की बात करते हैं। दोनों अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सहयोग की बात करते हैं कि वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होंगी, चाहे UN हो, चाहे WHO हो, या जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उन दोनों में सहयोग करेंगे। तो ये हो गया, इन दोनों में सहयोग कर रहे हैं। ये भारत और अमेरिका के बीच में राजनीतिक सहयोग बढ़ रहा है। दोनों में आपको पता है कि मीटिंग्स होती है ना, दोनों के लीडर हैं वो मतलब टाइम टू टाइम उनमें वार्ताएं होती है, तो नज़दीकियाँ ज़्यादा आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप का भारत में आना और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका की यात्रा करना, दोनों के बीच में राजनीतिक सहयोग होता है और उच्च स्तरीय वार्ताएं होती हैं। उच्च स्तरीय जो PM लेवल पे जो राष्ट्राध्यक्ष करते हैं उसको उच्च स्तरीय वार्ताएं बोलते हैं। तो उच्च स्तरीय वार्ताएं चल रही है, सहयोग बढ़ रहा है और संबंध भी आगे बढ़ रहे हैं। इस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच में राजनीतिक सहयोग है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट सहयोग है वो है सामरिक। और भारत अमेरिका के पिछले 21वीं शताब्दी के शुरुआत से लेकर के आज तक सबसे ज़्यादा मजबूत पॉजिटिव वे में सामरिक संबंध है वो बढ़े। और ध्यान रखना, सामरिक संबंध बढ़ना एक देश दूसरे देश के साथ विश्वास की तरह होता है, क्योंकि सामरिक संबंध है वो सेना से जुड़े हुए होते हैं, वो सुरक्षा से जुड़े हुए होते हैं, वो खुफिया सूचना से जुड़े हुए होते हैं, आसूचना तंत्र से जुड़े हुए होते हैं, अपनी आर्मी अपनी सब इन चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं। तो ये किसी देश के बहुत ही सेंसिटिव इशू से जुड़े हुए संबंध होते हैं। सामरिक संबंध किसी भी देश का बड़ा सेंसिटिव इश्यू होता है, उसकी बहुत ही संवेदनशीलता होती है। तो भारत और अमेरिका के बीच में सामरिक सहयोग है वो बढ़ा है, और उसका कारण मैंने आपको बता दिया। इनका कारण क्या है? हर सहयोग का एक कारण होगा, और कारण है चीन का उदय। क्योंकि अमेरिका चाहता है कि चीन को संतुलित करने में भारत अपनी भूमिका निभाए, और जैसे ही भारत की सामरिक शक्ति बढ़ेगी वो अपने आप अमेरिका मतलब अपने आप में ही चीन को संतुलित कर देगा। अब इनमें सहयोग क्या क्या है? उस सहयोग को अगर देखें सामरिक सहयोग में, तो सबसे पहले 2008 में सिविल न्यूक्लियर डील, इसके अंतर्गत अमेरिका ने बिना एनर्जी की सदस्यता के, बिना NPT भारत को हस्ताक्षर करवाए भारत को सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने की ये एक एग्रीमेंट कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात थी। अमेरिका जो एक टाइम पे भारत को NPT पर हस्ताक्षर करने पे तुला हुआ था, जो भारत को एनर्जी में शामिल करने पर बिल्कुल खपा था कि भारत को किसी भी स्थिति में शामिल नहीं किया जाएगा जब तक कि भारत NPT पे या CTBT पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। उसी अमेरिका ने 2008 में भारत के साथ न्यूक्लियर डील की, और भारत के साथ ये बहुत बड़ा एक भागीदार था और ये बहुत बड़ा संबंध है। इसके साथ अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका ने भारत के साथ क्वाड बनाया। क्वाड एक चतुर्थ 4 देशों का एक कोऑपरेटिव समझौता है, जिसके अंतर्गत एशिया और पैसिफिक एरिया है, जो एशिया हिंद और प्रशांत जो मतलब हिंद और महासागर और प्रशांत महासागर के जो क्षेत्र है, जैसे एक्चुअली चीन सागर वाला दक्षिण प्रशांत महासागर का, हिंद महासागर का जो एरिया है, जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ पर चीन अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, उस पर इनका ये उद्देश्य था कि यहाँ पर रूल बेस्ड, पहली बात तो क्या था, रूल बेस्ड है, यानी कि रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर बनाया जाए। यानी कि यहाँ पर जो चाइना जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है, समुद्री कानून है, उसको फॉलो नहीं कर रहा, इनका उद्देश्य है कि उसको फॉलो करें। और दूसरी बात, फ्री फ्लो,
नेविगेशन, यानी कि चैन यहाँ किसी प्रकार यहाँ जो दक्षिणी चीन सागर है या जो मलक्का जल संधि है यहाँ पर फ्री फ्लो होना चाहिए, यानी कि किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई यहाँ पर डिस्प्यूट वाला नहीं होना चाहिए, शांति वाला एरिया होना चाहिए। चीन यहाँ किसी प्रकार की विस्तारवादी नीति नहीं अपनानी चाहिए और सहयोग होना चाहिए। उसी को लेकर के क्वाड बनाया गया था। तो क्वाड एक तरह से सामरिक सहयोग है भारत और अमेरिका के बीच में। इसके अलावा मालाबार सैन्य अभ्यास, अगर दो देशों की सेना एक दूसरे के साथ अभ्यास कर रही है वो सैन्य अभ्यास भी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक दूसरे की सेना की तकनीक है, हथियार हैं और उनकी जो रणनीतियाँ होती है वो शेयर होती है, और हर सेना की अपनी कुछ खुफिया सूचनाएं होती है वो भी आपस में शेयर होती है। अगर एक देश दूसरे देश की सेना के साथ अपनी खुफिया सूचना शेयर कर रहा है तो आप मान सकते हैं कि कितने विश्वसनीय संबंध बढ़ रहे हैं। इसके अलावा हाल ही में अमेरिका के साथ भारत ने कई एग्रीमेंट किए, जिसमें एक है कोमकासा। अगर हम कोमकासा एग्रीमेंट की फुल फॉर्म तो आप देख लेना। कोमकासा की फुल एग्रीमेंट ये है कि इसका अंतर्गत अमेरिका की जो सेना है, क्योंकि अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी, उसकी सेना के पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, तकनीक बहुत आगे है अमेरिका की, और उसकी सेना बहुत एडवांस भी है सूचनाओं को लेकर के। तो अमेरिका की सेना के पास अगर कोई खुफिया एजेंसी जानकारी है, कोई भी सूचना है, वो भारतीय सेना के साथ उसको शेयर करेगी, और भारतीय सेना की पहुंच अमेरिका के कम्युनिकेशन जो आर्मी कम्युनिकेशन सिस्टम है वहां तक होगी। तो बहुत बड़ा संबंध है दोनों देशों के बीच में। जो ये एग्रीमेंट हुआ है बहुत बड़ा विश्वसनीय एग्रीमेंट है। ये भी दोनों देशों की सामरिक सहयोग उसकी शक्ति को बढ़ाएगा। इसके अलावा एक है बेका, इसकी फुल फॉर्म बेका की बेसिक एक्सचेंज ऑफ 1 मिनट। तो जो बेका है इसकी फुल फॉर्म है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियोस्पेटियल, यानी कि इसके अंतर्गत ये था कि ये जो जियोस्पेटियल है, ये मतलब जो नेविगेशन सिस्टम है, नेविगेशन की जो जानकारी है, नेविगेशन की जो जानकारी है वो जानकारी अमेरिका के जो नेविगेशन को, जो आर्मी को, जो नौसेना को जो जानकारी प्राप्त होगी नेविगेशन से जुड़ी हुई चीज़ें, उसको भी शेयर किया जाएगा। इसके लिए ये मुख्य रूप से एग्रीमेंट हुआ था बेका। ये भी नौसेना से जुड़ा हुआ, उसकी सूचना से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण एग्रीमेंट था। इसके अलावा एक एग्रीमेंट हुआ है अमेरिका और भारत के बीच में, लेमवा। इसका फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट भी भारत और अमेरिका के बीच में हो गया है। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि अमेरिका के, आपको पता है कि सारी दुनिया में नौसैनिक अड्डे भी हैं, तो और कहीं कहीं जगह भारत के भी है कुछ अड्डे। तो क्या किया जाएगा कि भारत की सेना को या अमेरिका की सेना को आपस में उन जो भी पोर्ट है, अड्डे हैं, बंदरगाह हैं जहाँ पर अमेरिका का जमा हुआ है, उनमें क्या होता है कि कुछ लॉजिस्टिक सुविधाएं मिल जाएंगी। जैसे हमारा जहाज़ गया या उसको रहने की जगह चाहिए या उसको कुछ संसाधन चाहिए, तेल भरना है, ऐसी चीज़ें हैं वो आपस में ये प्रोवाइड करवाएंगे एक दूसरे के लिए। यानी कि ध्यान रखना, नौसैनिक अड्डों को भी एक्सचेंज किया जाएगा, मतलब वहाँ पर सेनाएं आपस में जा सकती है। तो ये बहुत बड़ा एग्रीमेंट था। तो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक चीज़ें हैं, चाहे बंदरगाह पोर्ट पे जाकर के रुकना, उनको पेट्रोल देना या कुछ खाने पीने की चीज़ें देना है, या और भी जिनको ज़रूरत की चीज़ें प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो इसका मतलब है कि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सामरिक संबंध है, वो बढ़ रहे हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अमेरिका और भारत के बीच में जो इस समय जो सामरिक संबंध है वो बहुत ज़्यादा पीक पर बने हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय है। और यही कारण है कि अब भारत अमेरिका का एक तरह से नेचुरल फ्रेंड की तरह हो गया है। अमेरिका के साथ भारत की मजबूत संबंध हो गए। इसके अलावा अगर हम और सहयोग देखें, देखो कश्मीर मुद्दे पे 1991 कोल्ड वार के दौरान अमेरिका क्या बोलता था, अमेरिका का मानना था कि इस पे ये एक विवादित मुद्दा है और इस पे जो पाकिस्तान की बात थी उसको रखता था कि इस पे क्या किया जाए कि इस पे जनमत संग्रह कराया जाए। ये अमेरिका का मानना था उस टाइम। भारत जनमत संग्रह के पक्ष में था नहीं। भारत बोलता है कि भारत के अभिन्न अंग है और भारत का ही रहेगा। आज अमेरिका की स्थिति बदल गई। आज अमेरिका भारत का पक्ष लेता है कि जो कश्मीर है वो भारत का ही अभिन्न अंग है और ये उसका आंतरिक मामला है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और 370 पर जो हमने हटाया था 370, उस पर भी अमेरिका ने बोला कि ये उसका आंतरिक मामला है। हालांकि पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने इस मुद्दे को काफ़ी देर तक उसके सामने रखा, लेकिन उसने बोला कि ये भारत का इंटरनल मामला है, इसमें हम कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। यानी कि कश्मीर मुद्दे पर अब अमेरिका हमारे पक्ष में आ गए। ध्यान रखना, अमेरिका की एक शब्द बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि दुनिया की सुपर पावर है और उसके एक एक शब्द दुनिया के मतलब काफ़ी चीज़ों को बदल देता है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण था कश्मीर मुद्दे पर। एक अगर सहयोग देखें हम आतंकवाद पर, देखो अमेरिका में 26/9/11 का हमला हुआ। तालिबान के द्वारा अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक किया गया था। तो पहली बार, हालांकि हम 1980 के दशक से ही भारत आतंकवाद से पीड़ित था,
भारत ने वर्ल्ड यूएनओ में आवाज़ उठाई कि आतंकवाद के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाए, लेकिन कोई भी देश आतंकवाद मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब 9/11 का हमला अमेरिका पे हुआ, तब अमेरिका ने माना कि हाँ आतंकवाद होता है, और फिर अमेरिका के द्वारा वार ऑन टेरर नाम से आतंक पर एक युद्ध छेड़ दिया। और उसी दौरान अमेरिका अफगानिस्तान में आया तालिबान में, और उन्होंने जितने भी तालिबान के ठिकाने थे उनको एक एक ठिकाने को नष्ट किया। और उसके बाद इतने ज़बरदस्त तरीके से अमेरिका ने कार्रवाई की कि उसने मतलब कहीं बेकाम के निर्दोष लोगों को भी मारा, कोई मानव अधिकारों की उसने टेंशन नहीं की, एक के बाद एक कार्रवाई की। लेकिन इस दौरान भी अमेरिका ने पाकिस्तान के द्वारा जो आतंक फैलाया जा रहा था उसको नहीं माना। अमेरिका इसके बावजूद भी क्योंकि अमेरिका अभी तक पाकिस्तान के साथ था, 2001 के बाद 2004 के बाद धीरे धीरे संबंध कम हुए अमेरिका, लेकिन वर्तमान में अमेरिका ने बोला है कि हाँ पाकिस्तान है वो आतंकियों को शरण देना बंद करें, वो इस प्रकार गतिविधि नहीं करें। और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2018-19 में जो अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को दी जा रही थी आर्थिक सहायता उसको रोक दिया। किसके कारण? आतंकवाद के कारण। यानी कि वर्तमान में अमेरिका और भारत में जो आतंकवाद का जो मुद्दा है उस पर सहयोग बढ़ा है। अगर मानव अधिकारों की एक मुद्दा है मानव अधिकार। अमेरिका पहले कहता था कि भारत उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जो हमारा उत्तरी पूर्वी भारत है वहाँ पर भारत जम्मू में कश्मीर में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, वहाँ लोगों के मौलिक अधिकारों नागरिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, वहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। और इस आधार पर अमेरिका वैश्विक लेवल पर भारत की छवि खराब करता था क्योंकि वो पाकिस्तान की बात बोलता था। लेकिन वर्तमान में जब हमने 370 हटाया और 370 के दौरान हमने कुछ कार्रवाई की जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज़रूरी था, उसके बाद अमेरिका का जो विचार बदल गया। अमेरिका ने बोला कि भारत ने अपनी राष्ट्रीय हितों के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए ये मामला किया, भारत किसी प्रकार के मानवाधिकार का ज़्यादा उल्लंघन नहीं करता। यानी कि देखो बातें बदल गई, जो चीज़ें पहले थी वो एकदम से बदल गए, अब रिलेशन थोड़े नज़दीक आ गए तो इसलिए चीज़ें भी बदल गई। इसके अलावा अगर हम सहयोग की बात करें दोनों के बीच में तो आतंकवाद पर हो गया। इस आधार पर भारत और अमेरिका के बीच में सहयोग बढ़ा है। अगर वैश्विक व्यवस्था में देखें हम वैश्विक व्यवस्था में सहयोग देखें तो वैश्विक व्यवस्था में वही सहयोग जो मैंने आपको राजनीतिक सहयोग बताया था कि यूएनएससी को लेकर के भी भारत का समर्थन करता है, ठीक है ना। और रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की बात करता है कि यूएनओ की बात मानी जाए या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं इनकी बात मानी जाए, इनके आधार पर डिसीजन लिए जाए। और इसी आधार पर वो चीन की बात को चीन पर दबाव बनाता है कि चीन रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की बात नहीं करता, चीन किसी भी नियम को नहीं मानता। तो उसी आधार पर भारत और अमेरिका के ये दोनों में सहयोग है इस मुद्दे पर, और इसीलिए दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे भारत और अमेरिका के बीच बहुत सहयोग है, विशेषकर सामरिक दृष्टि से। इसके अलावा अगर आप बात देखें रक्षा में भी सहयोग है, रक्षा क्षेत्र में। देखो आपको पता है कि 1991 से पहले भारत का जो रक्षा निर्यात है वो आज भी भारत जो रक्षा आयात है वो लगभग 60% आज भी वो रशिया से करता है। भारत ने 1991 के बाद अपने जो रक्षा उत्पाद है उसकी विविधता को बढ़ाने के लिए यूएसए से भी रक्षा उत्पाद के लिए एग्रीमेंट किए। लेकिन यूएसए क्या होता है कि यूएसए क्या करता है कि अपने रक्षा उत्पाद बेचते टाइम बहुत ज़्यादा कंडीशन लगा देता था। और कंडीशन पहले ये थी कि एक तो भारत की उसकी तकनीक को कोई नहीं मान ला, कोई जहाज़ दिया उसने या कोई प्लेन दिया या कोई लड़ाकू विमान दिया, तो अमेरिका का मानना था कि उसकी तकनीक के बारे में भारत कोई जानकारी नहीं लेगा, यानी कि तकनीक शेयर नहीं करता था ताकि भारत ऐसा हथियार ना बना दे। ये अमेरिका की शर्त थी। दूसरी बात, रशिया ऐसा कुछ नहीं करता था। रशिया का मानना था कि रशिया और भारत ने तो बोला कि आपस में हम जॉइंट प्रोडक्शन करें किसका? हथियारों का। अर्थात रशिया ने हमें जॉइंट प्रोडक्शन के अंतर्गत तकनीक प्रोवाइड करवाई, टेक्नोलॉजी दी, हमें तकनीक दी, और उसी जॉइंट प्रोडक्शन के अंतर्गत भारत और रशिया के द्वारा ब्रह्मोस बनाई गई थी। तो ब्रह्मोस मिसाइल है और जॉइंट प्रोडक्शन एग्रीमेंट हुआ था रशिया और इंडिया के बीच में। उस तरीके से प्रोडक्ट बनाया गया और बोला कि आप आयात पर निर्भर नहीं रहो, अपने लेवल पे बनाओ। तो भारत ने सोचा कि बार बार क्यों आयात करनी पड़ती है चीज़ें, क्योंकि रक्षा का मामला बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। किसी भी देश को सर्वोच्चता बनने के लिए उसके पास हथियार अच्छे होने चाहिए, और दूसरे देश पर हम पूरी तरह डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि पता नहीं कि कब स्थिति बदल जाए, कब उसके राष्ट्रीय हमसे विरोधी हो जाए और वो हमारा साथ छोड़ दे। इसलिए रक्षा के मामले में भारत के द्वारा अब धीरे धीरे उत्पादन किया जा रहा है। और हाल फिलहाल तो भारत का टारगेट है कि रक्षा उत्पाद है उसमें आत्मनिर्भर बने। इसके लिए भारत ने नई रक्षा उत्पाद से संबंधित अधिग्रहण नीति लेके आया है। ठीक है, तो अमेरिका
इस तरह की चीज़ें नहीं करता। लेकिन वर्तमान में अमेरिका के द्वारा कई ऐसी चीज़ें की गई है जिसके अंतर्गत अमेरिका रक्षा उत्पाद के क्षेत्र में भी हम दोनों के मतलब सहयोग कर रहा है और तकनीकी भी शेयर कर रहा है। इसमें अगर मैं आपको एक एग्रीमेंट का नाम बताऊं तो एक एग्रीमेंट है जॉइंट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। समझ लें, थोड़ा सा बोलते हो जाओ लैंग्वेज में उसका। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसके अंतर्गत ये हुआ कि हाँ, अब जो कुछ डिफेंस रिलेटेड एग्रीमेंट है वो भारत अमेरिका दोनों उसका उत्पादन सहयोग के रूप से करेंगे। तो ये संबंधों को आगे बढ़ा है। इसी प्रकार से इसी क्षेत्र में एक एग्रीमेंट और हुआ था अमेरिका और भारत के बीच में, एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एंड इसका मतलब था कि एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट फैसिलिटीज, यानी कि डिफेंस के क्षेत्र में जो भी लॉजिस्टिक फैसिलिटी है उसका एक्सचेंज लॉजिस्टिक फैसिलिटी है वो भारत को प्रोवाइड करवाएगा अमेरिका। इसके अलावा अगर हम देखें तो अपाचे कुछ रक्षा, अब भारत ने क्या किया, ये देखो, अगर आपको रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ना है, अपनी सेना को बहुत मजबूत बनाना है, तो आप रक्षा उत्पादों पे किसी एक देश पे निर्भर नहीं रह सकते। पहले क्या है, हम निर्भर थे किस पे, यूएसएसआर पे, या अब वर्तमान उसको बोलते हैं रसिया पे। अब रसिया क्या कर रहा है कि अपने रक्षा उत्पादों को चीन में दे रहा है। चीन को भी उसने S-400 दे दी, ठीक है ना, डिफेंस जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो। अब चीन को जो हथियार उसने दे दिया तो वो हथियार हमें दे तो हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सेम हथियार हो जाएंगे, हमें उससे और ज़्यादा एडवांस हथियार लेना पड़ेगा। और इसलिए भारत अब अपने रक्षा आयात को रूस से हटा करके उसको विविधता दे रहा है। आज भारत रक्षा आयात है वो यूएसए से कर रहा है, वो फ्रांस से कर रहा है, राफेल वाली बात है जो फ्रांस से की राफेल, वो इजराइल से कर रहा है। इजराइल से भारत अब हथियार खरीद रहा है। संबंध इसलिए क्योंकि जो रसिया और यूएसए जो चाइना के बीच में जो नज़दीकी आ रही है वो भारत के लिए थोड़ी सी दिक्कत खड़ी करती है। तो उसको विकल्प ढूंढने के लिए भारत को जरूरी है कि भारत को अपने रक्षा उत्पाद की जो विविधता है, आयात की जो विविधता है, उसको बढ़ाना होगा। और इसलिए भारत ने यूएसए, फ्रांस, इजराइल इनके माध्यम से अब भारत अपना रक्षा आयात करता है। तो इसी में यूएसए के द्वारा भारत को अपाचे जो हेलीकॉप्टर है, अपाचे हेलीकॉप्टर भी दिए जाते हैं, है ना। तो इस मुद्दे पर भी मुख्य रूप से भारत और अपाचे हुए, ये कई जो हेलीकॉप्टर की तकनीक है वो भी प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो भारत के ये जो फैक्ट है, देखो अब ये फैक्ट आपको डालने, ये जो फैक्ट है करंट में से लेके यहाँ क्या चीज़ अभी प्रोवाइड करवाई उसका एग्जांपल आपको लिखना है, क्या संबंध अभी आगे बढ़े उसका एग्जांपल आपको लिखना है। तो बस इतना करंट काम आते हैं, बाकी बेसिक तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो आपको कॉन्सेप्ट पता चलना चाहिए। मैं यहाँ कम फैक्ट यूज कर रहा हूँ, आप जब भी नोट्स बनाएं थोड़ा फैक्ट और देख लेना कि क्या क्या डिफेंस के क्षेत्र में भारत ने क्या क्या हथियार दिए भारत को अमेरिका के द्वारा, और क्या एग्रीमेंट हुए। मैंने कुछ लिमिटेड एग्रीमेंट ही आपको बताएं, और भी एग्रीमेंट हुए हैं इसमें, मिलिट्री एग्रीमेंट भी हुए हैं, है ना। तो इसके माध्यम से तो ये तो भारत और अमेरिका के बीच में हमने सहयोग देखा, क्योंकि हितों का अभिसरण था, यानी समान हित थे, इसलिए दोनों के बीच में सहयोग बढ़ा। लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जो भारत और अमेरिका के बीच में थोड़ा सा डिस्प्यूट खड़ा करते हैं। और एक बात आपको ध्यान रखना कि अमेरिका की एक नीति रही है कि जो उससे दोस्ती करे वो उसका पिछलग्गू बन जाए, यानी कि उसकी बात मानने लग जाए। लेकिन भारत चूँकि एक अब सुपर पावर बनने की होड़ में है, दूसरी बात भारत का शुरू से ये टारगेट था कि वो किसी का पिछलग्गू नहीं बनेगा, किसी को फॉलो नहीं करेगा, वो अपने स्वतंत्र एवं स्वायत्त, किस तरह के स्वतंत्र, ये कीवर्ड होता है ध्यान रखना, स्वतंत्र स्वायत्त विदेश नीति का पालन करेगा। और ये शब्द कहाँ आता है, नेम का। जब हमने गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपनाया था उसका पहला सेंटेंस ये उद्देश्य था कि भारत स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीति का पालन करेगा, भारत किसी का पिछलग्गू नहीं बनेगा। पिछलग्गू कैसे, जैसे यूएसए का जो नाटो है, तो नाटो में जो देश है वो यूएसए बोल देगा वही मानेंगे। जैसे जापान हुआ, जापान दक्षिणी कोरिया हुआ, या यूरोपीय देश हुए, ये अमेरिका की बात को टालते नहीं है, उसने जो बोला है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, इसलिए उसके पिछलग्गू। भारत अपनी स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीति का पालन करता है। तो कई मुद्दों पर भारत और अमेरिका के बीच में डिस्प्यूट खड़े हो जाते हैं। अगर हम एक एक मुद्दे को देखें तो अमेरिका का एक कानून है CAASTA, कार्सा, ये कानून बड़ा डिस्प्यूटेबल है। अमेरिका का ये घरेलू कानून है, और अमेरिका की कानून क्या कहता है कि अमेरिका के शत्रु देश, जिसमें उसने रखा है उत्तरी कोरिया को, ईरान को और रूस को,
हाल से चीन को इसमें नहीं रखा। अमेरिका के शत्रु देशों से अगर कोई देश कोई संबंध बनाएगा तो अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगाएगा। अब देखो, यानी क्या बोला है कि अगर इन शत्रु देशों से कोई देश अगर संबंध बनाता है तो अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगाएगा, अमेरिका उसके साथ अच्छा संबंध नहीं बना पाएगा। और कार्सा, ये जो एक्ट कार्सा, ये बड़ा दिक्कत खड़ी करता है भारत के साथ। अब क्या है कि देखो भारत की बात, कि भारत के देखो रशिया से अच्छे संबंध है, भारत के ईरान से भी अच्छे संबंध है, और भारत की खास दुश्मनी उत्तरी कोरिया से भी नहीं है। तो फिर भारत क्यों इनके साथ संबंध नहीं बनाएगा? अब अमेरिका का तो ये कहना है कि भारत को इससे S-400 नहीं खरीदनी चाहिए, और रशिया से, है ना, ईरान में भारत को निवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन चूंकि भारत के हित ईरान से जुड़े हुए हैं, भारत के हित रशिया से जुड़े हुए हैं, तो भारत इनसे क्यों दुश्मनी लेगा? तो भारत ने अमेरिका के इस कार्सा को नहीं माना। भारत ने बोला कि हम तो S-400 है वो USA से खरीदेंगे। ये थोड़ा डिस्प्यूट खड़ा हो गया अमेरिका और भारत के बीच में। वो S-400 है उसको हम रशिया से खरीदेंगे, ईरान में हमने निवेश करेंगे, और ईरान के साथ हमें संबंध बनाने में सबसे बड़ी डिलेमा अमेरिका है। और यही कारण है कि चूंकि वर्तमान सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि ईरान, USA इधर है, चाइना इधर है और इंडिया इधर है। अब क्या हो रहा है कि USA की दुश्मनी है ईरान से, और हमारा दोस्त था ईरान, लेकिन हम इसके भी दोस्त हैं। अब USA चाहता है कि ईरान से हमारे संबंध थोड़े सीमित होने चाहिए। जब हमने ईरान को पता है कि यदि भारत अमेरिका के पक्ष में ज़्यादा जा रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए उसको ईरान को मजबूर होकर के चीन के पास जाना पड़ा, और इसी कारण से चीन और ईरान के बीच में हाल फिलहाल ही एक 25 वर्षीय एग्रीमेंट हुआ है। इसमें कम से कम 400-500 बिलियन डॉलर का निवेश चीन यह करेगा। तो जो ईरान पे भारत का निवेश था वो घट करके अब चाइना के पास में चला जाएगा। और इसलिए आपने देखा होगा कि जो चाहबार पोर्ट के वहाँ जो चीज़ें डेवलप कर रहे थे वो भी भारतीय कंपनी से छीन ली गए थे, वो ईरान खुद डेवलप कर रहा है। उसका मेन रीज़न है ये USA, क्योंकि USA का जो ये कार्सा कानून है दिक्कत खड़ी करता है। USA नहीं चाहता कि ईरान के साथ संबंध बनाया जाए, क्योंकि USA और ईरान में कुछ संबंधों को लेकर के बात बिगड़ रही है। इसलिए USA की बात अगर हम करें तो ईरान के साथ कई इसने आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे। अब जब USA ने प्रतिबंध लगा रखे तो इसके साथ व्यापार करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो बहुत कॉम्प्लिकेशन है। USA के साथ जब हम संबंध बनाते हैं तो हमारे जितने दोस्त बनते हैं उतने ही हमें दो शत्रु भी बनाने पड़ते हैं मजबूर होकर के। लेकिन भारत इस चीज़ को नहीं मानता। भारत का मानना है कि देखो हमारे राष्ट्र तो उसके साथ जुड़े हुए, हम उसके साथ भी संबंध बढ़ाएंगे। इसी को बोलते हैं स्वतंत्र एवं स्वायत्त विदेश नीति। भारत फॉलो नहीं कर रहा। इसी प्रकार अगर बात करें हम, ये कार्सा वाला मामला हो गया, या एक बात करें हम फिलिस्तीन वाले इशू पर, फिलिस्तीन और इजराइल। अब अमेरिका चाहता है कि सब कुछ इजराइल को दे दिया जाए, इजराइल को पावरफुल बना दिया जाए। भारत का मानना है कि हमारे लिए तो फिलिस्तीन भी उतना ही अच्छा है, इजराइल भी उतना अच्छा है। तो भारत इजराइल और फिलिस्तीन के साथ संबंध अच्छे बनाना चाहता है, और यहाँ अमेरिका के साथ भारत को संबंध बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि अमेरिका फिलिस्तीन की बात ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, वो इजराइल का सपोर्ट करता है। और इसी कारण भारत को पश्चिमी एशिया में संबंध बनाने में बड़ी दिक्कत आती है। इसके अलावा मुद्दा और देखें हम तो एक मुद्दा अगर हम देखें तो एक है व्यापार का। व्यापार एग्रीमेंट भारत अमेरिका के बीच में अभी नहीं हुआ, और व्यापार एग्रीमेंट $140 बिलियन भारत और अमेरिका के बीच में जो चल रहा है व्यापार, उसमें भारत सरप्लस में है। और जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ सत्ता में आए तो उसने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी चलाई, आपको पता है। और अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के अंतर्गत उसने भारत के जो उत्पादों पे कई प्रकार की कस्टम ड्यूटी लगा दी, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया। भारत के उत्पाद हैं उन पे बहुत ज़्यादा ड्यूटी लगा दी थी, टैक्स लगा दिए। इसलिए भारतीय उत्पाद अमेरिका में जाकर के जो आयात निर्यात था भारत को सीमित हो गया। ये बड़ा डिस्प्यूट था, भारत का मानना था। और भारत को GPS जो जनरल प्रेफरेंस ऑफ सिस्टम, जब ये जो जनरल प्रेफरेंस सिस्टम था, GSP को जैसे बोलते हैं, इसको GSP बोलते हैं, जनरल सिस्टम फॉर प्रेफरेंस। इसमें जब ये इसके अंतर्गत क्या था कि अमेरिका विकासशील और विकसित देशों के जो वस्तुओं के उत्पाद आयात आएंगे अमेरिका में, उनको छूट देगा, उन पर टैक्स कम लगाएगा। उसके अंतर्गत जिन जिन देशों को अमेरिका रखेगा उनको डेवलपिंग श्रेणी में काउंट किया जाएगा। अमेरिका ने क्या किया कि भारत को इस डेवलपिंग श्रेणी से हटा दिया। अब भारत को जैसे ही इस डेवलपिंग श्रेणी से हटा दिया, डेवलपिंग राष्ट्रों की श्रेणी से जब भारत को हटा दिया, तो भारत को जो सुविधा अमेरिका के ट्रेड निर्यात करने में मिल रही थी कि कम टैक्स देना, कम कस्टम ड्यूटी देना, है ना, कम नियम फॉलो करना, वो अब नहीं मिल रही। तो भारत का मानना था कि अब अभी हम डेवलपिंग फेज़ में, तो ऐसी स्थिति में हमारी स्थिति इसके साथ हमें छूट दी जानी चाहिए। इसके अलावा WTO में भारत और अमेरिका के बीच में डिस्प्यूट बना हुआ है। अमेरिका का मानना है कि भारत खाद्य सुरक्षा की जो सब्सिडी दे रहा है, आपको पता है हम जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है उसको लेकर के अमेरिका बड़ा डिस्प्यूट खड़ा करता है। अमेरिका का मानना है कि ये जो सब्सिडी, जो एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो सब्सिडी दी जाती है उसका ये उल्लंघन करता है।
आपने अगर देखा होगा तो एग्रीकल्चर एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर, ये इसमें 3 प्रकार की जो बॉक्स होते हैं उनके अंतर्गत सब्सिडी जाती है। और उसमें एक ग्रीन बॉक्स होता है, उसके अंतर्गत ये था कि 10% से अधिक हम सब्सिडी नहीं दे सकते। तो इसको लेकर के अमेरिका और भारत के बीच में डिस्प्यूट है। तो WTO पर भी भारत अमेरिका के बीच में डिस्प्यूट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जलवायु की बात करें हम, अमेरिका चूँकि डेवलप्ड देश है, अमेरिका कहता है कि नहीं, सभी देशों को समान रूप से जलवायु के जो मिटिगेशन है या जलवायु को कम करने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। भारत मानता है कि नहीं, क्योंकि जब हमने जलवायु का एमिशन, हमने कार्बन का एमिशन ही नहीं किया तो हम इतने जिम्मेदार हैं नहीं, आपने औद्योगिकरण किया है। तो जलवायु मुद्दे पर भारत और अमेरिका के बीच में डिस्प्यूट बना हुआ है। इसके अलावा वीज़ा पॉलिसी की अगर हम बात करें तो अमेरिका ने वीज़ा को कठोर कर दिया, इसलिए भारतीय जो लोग वहाँ काम करने जाते थे उनको वीज़े में बड़ी दिक्कत आती। तो ये एक ऐसे सिस्टम है जिन अमेरिका और भारत के बीच में थोड़ा सा रिश्ते थोड़े से सही नहीं है। लेकिन ये अमेरिका की बहुत बड़ी गलती है। अगर भारत को वो आर्थिक रूप से सहयोग करेगा अमेरिका, अगर भारत को विकास करेगा, अगर भारत का आर्थिक विकास हो रहा है तो अमेरिका का नुकसान थोड़ी ना है इसमें। अरे भारत का जब आर्थिक विकास होगा तभी तो भारत चीन को संतुलित कर पाएगा। तो ये अमेरिका को सोचना चाहिए कि भारत का आर्थिक विकास अमेरिका के हित में नहीं, अमेरिका के विरुद्ध नहीं, बल्कि अमेरिका के अनुकूल है। तो ऐसी स्थिति में भारत को कुछ सुविधाएं अमेरिका के द्वारा दी जानी चाहिए। लेकिन चूंकि अमेरिका वर्तमान में अपने व्यापार घाटे को कम करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अमेरिका ऐसा कर रहा है। इसके अलावा सीरिया मुद्दा, यूक्रेन मुद्दा और अफगानिस्तान मुद्दे पर भी भारत और अमेरिका के संबंध एक जैसे नहीं है, दोनों का अलग अलग मत है। भारत कहता है कि सीरिया में शांति बनी रहे, डिस्पोट ना हो। जो अमेरिका के द्वारा वहाँ पर असद की सरकार को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, भारत उसके पक्ष में नहीं है। यूक्रेन के मुद्दे पर भी भारत का टारगेट है कि यूक्रेन की संप्रभुता की सुरक्षा की जाए। जहाँ अमेरिका रशिया में डिस्प्यूट चल रहा है उसको भी भारत पक्ष में नहीं है। इतना नहीं, दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट और बना हुआ है। भारत का जो डाटा स्थानीयकरण का जो कानून, डाटा स्थानीयकरण का कानून है, उसका अमेरिका अमेरिका को दिक्कत करता है, क्योंकि अमेरिका की ई-कॉमर्स कंपनियां हैं वो इसके विरोध में है। तो इसको लेकर भी अमेरिका का मानना है कि भारत को जो ई-कॉमर्स कंपनियों के जो नियम है उनको शिथिल किया जाए इससे। तो इस आधार में मैं ये बताना चाह रहा था कि इस तरीके से दो देशों के बीच में संबंध अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। लेकिन आपको दोनों को कुछ एग्जाम्पल भी ध्यान रखने हैं, दोनों में किन किन मुद्दों पर बुरे हैं, क्यों सही नहीं है, क्या मुद्दे हैं। क्योंकि ये ध्यान रखना, जहाँ हित समान होंगे वहीं सहयोग होगा, और जहाँ हितों में विरोधाभास होगा वहीं एक दूसरे से संबंध बिगड़ेंगे। और ध्यान रखना, आर्थिक मामलों में भारत और अमेरिका के हितों में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, क्योंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है। तो दोनों के हित थोड़े से मर्जिंग नहीं होते, इसलिए दोनों में संबंध थोड़े सही नहीं है। इसी आधार पर अब कंक्लूजन में हमें ये लिखना है कि देखो, अगर इस मामले में कभी भी अमेरिका और भारत के संबंधों का कंक्लूजन दे तो सही है कि अमेरिका और भारत दोनों प्राकृतिक मित्र हैं, क्योंकि दोनों में राजनीतिक, सामरिक, आर्थिक, सुरक्षा की दृष्टि से ऊर्जा सहयोग भी है। सहयोग भी भारत अमेरिका भारत को दे रहा है। जो अमेरिका का ऊर्जा सेल है, जो सेल ऊर्जा प्राप्त हो रही है सेलों से, वो अमेरिका भारत को प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वो अच्छी बात है। तो दोनों के बीच में सहयोग है, दोनों नेचुरल फ्रेंड है, बहुत अच्छे दोस्ताना व्यवहार है। लेकिन अमेरिका की अमेरिका की जो संरक्षणवाद की नीति है, या अमेरिका जो वैश्वीकरण के विरोधी नीति अपना रहा है, या अमेरिका यूएनओ में रिफॉर्म को ज़्यादा पक्षधर नहीं है, WTO की जो नीति है, जलवायु वाले मुद्दे हैं, इनमें अगर दोनों कुछ मामलों को निपटा लें तो दोनों में सहयोग हो सकता है। और भारत अमेरिका के हित एक दूसरे के विरोधाभास नहीं, बल्कि एक दूसरे के सहयोगी है, क्योंकि दोनों को किससे बैलेंस करना है, चाइना से। और इसलिए चूँकि अभी हाल फिलहाल USA को भी भारत से कोई खतरा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भारत को समर्थन USA को करना चाहिए, और भारत को भी अपने जो संबंध है उनमें विविधता रखनी चाहिए, उन्हें केवल USA पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए। हमारे लिए रशिया ही इतना इंपॉर्टेंट है जितना USA, इसलिए हमें ध्यान रखना, रशिया से संबंध बनाते टाइम, USA से संबंध बनाते टाइम हमें बहुत ज़्यादा बैलेंस करना पड़ता है कि कहीं रशिया से हमें संबंध खराब ना हो जाए, कहीं चाइना से बहुत ज़्यादा संबंध खराब ना हो जाए। तो इसलिए हमें जब भी हमें USA से संबंध बनाने होते हैं तो हमें पश्चिमी एशिया में, हमें उत्तरी जो रशिया के साथ, चाइना के साथ संबंध में बहुत दिक्कतें आती है। इसी के अलावा अगर हम देखें तो वैश्विक व्यवस्था में अगर देखें तो पश्चिमी एशिया में अगर USA के साथ हम संबंध रहेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है, क्योंकि पश्चिमी एशिया में जो हमारे दोस्त हैं वो सब USA के दुश्मन हैं, उनसे USA की नहीं बनती। तो हम तो सबके साथ अच्छे संबंध बनाए रखेंगे, USA वहाँ चुनौती खड़ी कर देता है। पश्चिमी एशिया में बहुत दिक्कतें आती है हमें, जैसे ईरान और फिलिस्तीन वाला मुद्दा है। तो ईरान हमारा दोस्त है, फिलिस्तीन पे हम पक्ष रखते हैं, ये USA के अच्छे दोस्त नहीं है। तो कैसे बहुत कॉम्प्लिकेशन आता है,
संबंधों में, लेकिन हमें बैलेंस करना पड़ता है। हाँ, दक्षिणी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, इनमें संबंधों में अमेरिका के भी अच्छे हैं तो हमारी भी अच्छे हैं, कोई दिक्कत इतनी है नहीं। तो इसी के साथ हम इसको अंत क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। मैं ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा आपको इसमें संबंधों बढ़ाया, मैंने एक हिंट दिया, ओवरव्यू दिया है कि आपको किस तरीके से चीज़ें पढ़नी है। अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हालांकि जैसे मैं इसके थोड़े नोट्स बना रहा हूँ, उसको जैसे ही PDF होगी मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं ग्रुप में। और जो हमारा ये अभी कोर्स चला रहा है मेंस के लिए भी हम कोर्स लेके आ रहे हैं, हमारा टारगेट है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया जाए, और जितना हमसे कॉन्सेप्ट हो पाएगा, जिन्होंने हमने सीखा है, हमारे सीनियर से, हमारे दोस्तों से, टॉपर्स के साथ भी हम भी एग्ज़ाम दिए, तो जितना लोगों से हमने सीखने को मिला है। और ध्यान रखना, एग्ज़ाम देने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने और नहीं सीखने को मिलती है। जो चीज़ आप एग्जाम हॉल में नहीं कर पाते वो बाद में आपको पता लगता है कि ये चीज़ और करनी चाहिए। तो उन्हीं के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि किस चीज़, कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ जो मुझे इन एग्ज़ाम, मैंने अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम दिया है मेंस का, मैंने भी 2 बार एग्ज़ाम दिया है, तो उसमें एक चीज़ मुझे देखी कि नोट्सों की बहुत ज़्यादा कमी, अपने नोट्स होने चाहिए। अगर आपको अच्छी रैंक के साथ एक ही साथ अपना सिलेक्शन चाहिए तो आपके पास बहुत शानदार रैंक होनी चाहिए, चाहे वो शानदार नोट्स होने चाहिए और वो अपने बने हुए होने चाहिए बहुत कॉन्सेप्ट के साथ। अब मैं आपको एक वीडियो इस पर बना के दूंगा कि किस तरीके से स्टार्टिंग करने वाला भी या पहले से तैयार करने वाला भी किस तरीके से अच्छे नोट्स बना सकता है। मैं एक हिंट दूंगा, बाकी अपने हिसाब से आपको नोट्स बनाने हैं और इसी हिसाब से आपको चलना है। अगर आपने नोट्स बनाया, रिवीजन किया, तो आपको कोई भी एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी, चाहे स्टेट PCS हो चाहे UPSC हो। बस आप इसी तरीके से, अगर कोई चीज़ें आपको डाउट है, मेरी आवाज़ में कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कई बार हो सकता है कि आवाज़ ब्रेक हो जाती है, सही से नहीं जा पाती, या हो सकता है मैं कई बार फास्ट बोल देता हूँ, तो थोड़ा धीमे करके काम कर लें। तो इसी के साथ इसी को ख़त्म करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।